किसी भी क्रॉनिक इलनेस को ठीक करने में स्ट्रेटजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में आप दवा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी कोई रख सकता है, दवाइयों को कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना है ये भी ज़रूरी बात है जानना, और दवाइयों से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है। आज से एक हमारे पास पेशेंट हैं जो स्ट्रक्चर के पेशेंट हैं, मिस्टर डे, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे पास कंसल्टेशन में लास्ट ईयर अप्रैल में आए थे, यानी कि अप्रैल 2023 से ये मेरे कंसल्टेशन में है। जिस दौरान ये हमारे पास आए थे उस दौरान यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, खास करके बाथ लेने पे इनकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती थी। इसके अलावा इनको पेन, बर्निंग, अनसेटल, वो कॉमन सारे सिम्टम्स थे। ये हमारे लिए एक SSUP सिम्टम था। खैर, बात कर रहे थे स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी कितना मायने रखती है और स्ट्रेटजी का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी क्रॉनिक इलनेस की रिकवरी में, इसको यदि सही से समझना हो तो हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब तक केस मैनेजमेंट में हम स्ट्रेटजी नहीं अडॉप्ट करते हैं, चाहे स्ट्रेटजी को सही मायने से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाते हैं, तब तक हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जैसे केस हिस्ट्री के बाद से केस एनालिसिस जब की जाती है और केस एनालिसिस के बाद से हायरार्ची ऑफ द सिम्टम्स को अरेंज किए जाते हैं प्रायोरिटी के रिगार्डिंग, और उसके बाद रिपर्टाइज करके जब दवा किसी को सजेस्ट की जाती है, जो भी मोस्ट मिनिमम मेडिसिन आती है, तो उसमें मरीज की जनरल कंडीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। क्रॉनिक बीमारी के ट्रीटमेंट में कई बार ऐसा होता है कि मरीज अपने सिम्टम को एग्जैगरेट करके भी बताता है, क्योंकि उसकी सफरिंग ज़्यादा होती है। मेरे कई पेशेंट का ये भी कहना, और ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कि इनिशियली जितना अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है वो बाद में नहीं मिलता, बाद में कंडीशन स्टेबलाइज होती है। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि क्रॉनिक इलनेस को ठीक करने का जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल अब जैसा है। जस्ट लाइक जिस तरह से हम लोग 12th क्लास में चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर पढ़ते थे, कि इनिशियली ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है और एक अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट और रिकवरी अच्छी हो जाती है, और उसके बाद स्लो एंड स्टडी हो जाता है। समय समय पे केस की एनालिसिस करनी पड़ती है, समय समय पे केस को सही तरीके से एनालाइज करके, रिपर्टाइज करके फिर दवा को फाइंड आउट करना पड़ता है। शुरू में जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं ये बीमारी की रिकवरी का नहीं होता है। ये होम्योपैथिक डॉक्टर तभी समझ पाता है जब इन्वेस्टिगेशन के साथ चलता है, यानी कि जब मरीज को दवा दी जा रही है, जैसे स्ट्रक्चर के ही केस में आप देखिए, बर्निंग, पेन, डिस्कम्फर्ट, इसके अलावा अनसेटिस्फैक्ट्री यूरिनेशन, ड्रिबलिंग इन द यूरिन, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें सबसाइड तो जल्दी हो जाती हैं, लेकिन यदि हम इस सबसाइड वाली कंडीशन में यदि पेशेंट की RGU MCU की रिपोर्ट करवा लें, आई एम डैम श्योर कि उसमें चेंजेस नहीं आ रहे होते हैं। करवा के भी देखा गया है, तभी तो ये बात मैं बोल रहा हूँ आपको। चेंज कब आते हैं? चेंज आते हैं जब वो स्टेडी कंडीशन आती है, यानी कि मरीज जो 90% रिकवरी पे आ जाता है सिम्टोमेटिक, और ये रिकवरी की कंडीशन थोड़ी सी फ्लक्चुएट होते हुए 3 महीने के लिए स्टेबलाइज हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट पैथोलॉजिकल, ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे होंगे वो सेटल हो चुके होंगे, और अब वो समय है कि हम एक बार RGU करके देख लें कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए, हर एक आदमी की अलग अलग ओपिनियन होती है, एक बीमार आदमी की भी अलग ओपिनियन है। इनिशियली जिस केस से एक क्रॉनिक इलनेस से एक मरीज़ सफ़र कर रहा होता है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हम जल्दी से जल्दी सही हो जाए। एक्सपेक्टेशन रहना गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात समझना कि हमारे पास कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं है, हमारे पास कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, हमारे पास कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन नहीं है, और या फिर हमारे पास कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को जल्दी से जल्दी सेटल कर दे और इन्फिल्ट्रेशन को वॉश आउट कर दे। लेकिन कुछ केसेस में मैजिक भी हमने देखा है। जब बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन मेडिसिन का होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो रिएक्शन मरीज की तरफ से मेडिसिन के लिए होता है वो बहुत अच्छा होता है और कंडीशन जल्दी सबसाइड हो जाती है। कई केसेस में यूरिन के रास्ते मैंने सेडिमेंटेटेड पार्ट या मेम्ब्रेनस पार्ट निकलते देखा है। ढेर सारे मरीज हमसे ये भी बोलते हैं, तो मैं इनिशियली केस हिस्ट्री के दौरान ही उनसे बोल देता हूँ यदि ऐसा होगा तो परेशान नहीं होना। कुछ लोगों को क्लॉटेड ब्लड भी निकलते हैं। क्लॉटेड ब्लड निकलना अच्छी बात है थ्रेड के फॉर्म में, लेकिन फ्रेश ब्लड निकलना गलत बात है। इसी को हम केस मैनेजमेंट कहते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से सिम्टम वर्स हैं, कौन से सिम्टम्स अच्छे हैं। ओवरऑल सारी चीज़ों का कंक्लूजन हो सकता है कुछ लोगों की मेडिसिन का सिलेक्शन अलग होता हो। मेडिसिन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है,
मेडिसिन ज़्यादातर लोग एक ही जैसी यूज़ करते हैं, मैं भी वही यूज़ करता हूँ। मेरे साथ थोड़ा सा एडवांटेज या जो भी कह लीजिए वो इसलिए है क्योंकि हमने बीच की जो होम्योपैथी में पोटेंसी की गैपिंग है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश की है। यानी कि सीधे जो 30 से 200, 200 से 1M, 1M से 10M और CM जंप होता है उसके बीच की पोटेंसी लैकिंग होती है। और हर एक मरीज़ की मेडिसिन के लिए ससेप्टिबिलिटी अलग अलग होती है। यदि ससेप्टिबिलिटी को आपको काउंट करना है तो उसके लिए हमने एक स्केल को अडॉप्ट कर रखा है, DNH स्केल, जिसके अकॉर्डिंगली हम अरेंज करते हैं कि एक मरीज़ की ससेप्टिबिलिटी कितनी ज़्यादा है या फिर किस तरह की है और उसको कौन सी पोटेंसी सूट करेगी। जैसे एग्जांपल समझिए, सिम्टम प्रोवोक्ड हो रहे हैं, बहुत फ्लेयर अप ऑफ द सिम्टम है और ढेर सारे सिम्टम्स हैं SSUP के साथ, हाई पोटेंसी, हाई टू हाईएस्ट पोटेंसी और इंटरमीडिएट हाईएस्ट पोटेंसी, लेकिन सिम्टम सबसाइड है, बहुत 1-2 रेयर सिम्टम मिल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हमें सोरिक मेडिसिन का भी समय समय पे यूज़ करना पड़ता है कि सिम्टम प्रोवोक्ड होकर बाहर तो आए, तब तो हम सिम्टम कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और हायरार्ची अरेंज करेंगे। जब सिम्टम ही नहीं है तो 2 सिम्टम पे हम दवा कैसे दे सकते हैं? 2 सिम्टम पे होम्योपैथी में दवा नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम कंप्लीट ना हो। खैर, ढेर सारे अंदर की बातें हो गई, उसको इस बात को कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ज़्यादा सही से समझ सकता है। आज हम मिस्टर डे से बात करेंगे जो पिछले 1 साल से हमारे कंसल्टेशन में है और इन्होंने क्या महसूस किया, कैसा महसूस किया। इनके केस को लेकर स्ट्रेटजी को हमने इसलिए स्ट्रेटजी के बारे में इसलिए हमने बात की कि डे के साथ ढेर सारी दिक्कतें थी। कई बार डे को एक सर्टेन पीरियड के बाद से उसका एब्डोमेन डिस्टर्ब हो जाता था, जिसको मैनेज करने में हमें मेहनत करनी पड़ती। फिर मुझे मेन ट्रैक से हटना पड़ता था कि पहले पेट को ठीक करें, यूरिन को थोड़ी देर में देखेंगे। इस तरह की दिक्कतें नॉर्मल प्रैक्टिस में आती हैं। तो इसलिए जब एक स्ट्रैटेजी आप डिसाइड करके रखते हैं, एक मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हमें केस को प्रोसीड ऑन करना है। जिस तरह आप अपनी लाइफ में समझिए कि हमेशा प्रायोरिटी तो चेंज होती रहती है, एक प्रायोरिटी हमेशा नहीं होगी। आज की डेट में मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी प्रायोरिटी वीडियो बनाना है। 10 मिनट बाद जब हम मरीज़ को देखना शुरू करेंगे, सारी चीज़ें किनारे, मेरी प्रायोरिटी पेशेंट को देखना होगा। 15 मिनट बाद मैं बाकी काम कर रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी दूसरी होगी। तो इसी तरह से सबकी प्रायोरिटी चेंज होती हैं। सो दैट्स वाई जिस समय जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जितना ही इत्मीनान से आप लीन होकर काम करेंगे उसकी इफिकेसी उतनी अच्छी होती है। खैर, मिस्टर डे से बात करते हैं। ढेर सारे इनके केस में कॉम्प्लिकेशन रहे हैं, एपिडिडाइमल सिस्ट भी था, ढेर सारी चीज़ें थी जिसको धीरे धीरे करके हमने सेटल डाउन किया। जब मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो ये भी बताना होता है कि भाई आप थोड़ा पेशेंस रखें। जो आपका ये रेस्टलेस वाला सिम्टम है, हरी और वेरी वाला, वो भी हमारी मेडिसिन को डिसाइड करता है। बहुत तेज़ी से चलेंगे, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। ऐसा नहीं है कि इतना धीमे भी चलिए कि आपकी ट्रेन छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से चलिए, सही तरीके से चलिए, सही प्रोसीजर को फॉलो करिए। एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखना होता है, जिस समय मरीज़ को ठीक होना रहता है उसी समय होता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि ईमानदारी से हम अपना एफर्ट करते रहें, ईमानदारी से पेशेंट अपना एफर्ट करता रहे, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले को ऊपर छोड़ते हैं। जो होगा अच्छा होगा। डॉक्टर का एक फ़र्ज़ होता है कि बीच बीच में इन्वेस्टिगेशन करा के ये चेकआउट करता रहे कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रही है। पता चले कि आप सॉल्व करने जा रहे हैं कोई एक चीज़ और पीछे 2 और कॉम्प्लिकेशन हो रही है जो उस पेशेंट की वो प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करें उससे ज़्यादा सीवियर है, जानलेवा है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ऑलवेज प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट पैरेलल टू द इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट दैट इज़ देयर एनी सीवियरिटी इन द केस और नॉट। तो हमेशा जब भी ट्रीटमेंट होम्योपैथी का करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली सेफ जोन में होना चाहिए। इट इज़ द माई हाइपोथेसिस। चलिए मिस्टर डे से बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे कि इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ और एक स्ट्रेटजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है मरीज़ को ठीक करने में। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामय होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर हेल्थ वीडियोज़ मिलते रहे आपको। शुभांकर, कैसे हैं आप? अभी अच्छे हो? एकदम बढ़िया। आज पहले से बहुत ही अच्छा। आज आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे एक छोटी सी टेस्टिमनी के लिए, ठीक है? तो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे अभी तक का सफ़र कैसा रहा, ठीक है? बीच में याद भी दिलाते रहेंगे।
अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा, बट अभी पहले जितना दर्द होता था व जितना प्रॉब्लम होता था, आज लगता है कि मुझे 80% ठीक है। वेरी गुड बेटा। अच्छा, पीछे लौट के चलते हैं। सबसे हमें इसलिए याद आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने आपका ट्रीटमेंट शुरू किया था अप्रैल में, याद आ रहा है आपको? 13 अप्रैल को वेरी फर्स्ट टाइम आप हमारे कंसल्टेशन में आए थे और ये मई का महीना चल रहा है, तो लगभग आपके ट्रीटमेंट को 1 साल कंप्लीट हो गया। अच्छा शुभांकर, वेरी फर्स्ट टाइम आपको याद हो तो आपने पहली जो कंप्लेन बताई थी वो तो जो जलन और दर्द हुआ करता था वो तो था ही बेटा। आपने एक बात बताई थी कि यूरिन करने की अर्जिंग आपकी बढ़ जाती है जैसे ही आप वॉशरूम में जाते हैं, है ना? इस चीज़ का क्या हाल चल रहा है बेटा? अभी स्नान करते हुए पहले जब मैं स्नान करते हुए 6-7 बार यूरिन होता था, अभी 1-2 बार स्नान करते 1-2 बार होता था, कभी कभी नहीं होता। ठीक है, मतलब अब वो पहले जैसा नहीं रहा। ना पहले जैसा नहीं रहा, अभी बहुत अच्छा है। और बेटा एक हमें याद आ रहा है कि आपको ईपीडिडाइमल सिस्ट भी हुआ करता था, उसका क्या हाल चाल है? वो तो पूरा ठीक हो गया। मैंने यूएसजी करके आपको रिपोर्ट दिखा था, वो तो पूरा ठीक हो गया। वेरी गुड बेटा। और एक बार हमें याद है शुभांकर कि बीच में पेट की वजह से आप इतने परेशान हुए थे कि हम लोग को ढेर सारा अपने प्लान में चेंज करना पड़ा था, याद आ रहा है आपको? हाँ, अभी मैंने डाइट में पूरा चेंज लाया है। मैंने चाय नहीं पीता, तो ओनली सुबह उठ के मिल्क खाती, नॉर्मल मिल्क खाती हूँ, हल्का डाइट मेंटेन करके खाना खाती हूँ। अभी गैस अम्बल की प्रॉब्लम नहीं होता। दैट्स गुड बेटा। अच्छा, अब ये तो सारी बातें होंगी उसके, फिर बीच में याद आ रहा था कि एक बार बीच में पेट वाली दिक्कत इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई थी कि हमने कुछ दवाइयाँ वहाँ से भी लेने के लिए आपको बोला था। हाँ। ठीक है, मेरे पास आपका प्रिस्क्रिप्शन है 6 जुलाई का, जिसमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी 18 से 20 बार हुआ करती थी, याद आ रहा है आपको? हाँ। और उसके बाद जून में भी 16 बार हुआ करती थी। अच्छा बेटा, आज की डेट में यूरिन की फ्रीक्वेंसी कैसी है? अभी 12, 13 या 14 बार इससे यही हो रहा है। ठीक है, अभी बेटा दिन भर में कितना आप पानी पी रहे हैं? मैंने पानी ज्यादा पीता हूँ, इसलिए बार बार यूरिन आता है। मैंने पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ। मैंने सुबह उठ के 2 गिलास, 9 बजे 2 गिलास, 11 बजे 2 गिलास, 12:30 बजे 2 गिलास, 3 बजे 2 गिलास, तब 5 बजे 2 गिलास, 6:30 बजे 2 गिलास, तब उसके बाद 8 बजे 2 गिलास, 9:30 बजे 1 गिलास और 10:30 बजे 1 गिलास। यानी कि मान के चलें कि पूरे दिन में कम से कम आप 5 लीटर प्लस पानी पीते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा पानी पीने की। वेरी गुड बेटा। हमने तो केवल आधा लीटर बोला था, चलो बहुत अच्छी बात है। हाई डोज पे भी, हाई वाटर इनटेक पे भी टेस्टिंग हो। अच्छा, अब बेटा यूरिन का ड्यूरेशन कभी भी आपका 1 मिनट से अब ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है? 1 मिनट से ज्यादा नहीं जाता है, बट मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी कुछ टाइम लगता है कि सुबह उठ के व्यायाम करके आने के व्यायाम करते जाते हुए मैंने पोटी करने के बाद लगता है कि हल्का सा जलन है, हल्का सा, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। कोई बात नहीं। उसके बाद पढ़ाई बैठ के जब पढ़ाती हूँ, उसके बाद लगता है कि 10-15 मिनट के लिए हल्का अंदर अस्वस्थ है, उसके बाद पूरा रिलीफ हो जाता है। और दोपहर को पहले बहुत ज्यादा दर्द होता है, अभी कभी आधे दिन दर्द नहीं होता और एक दिन हल्का सा अंदर दर्द रहता है। और रात मैं जब पाव हाथ करके बैठ के पढ़ाती हूँ, उसके बाद लगता है कि अंदर दर्द ब्लड सर्कुलेशन सब तो नहीं होता, बट बैठ के पढ़ाने से ब्लड का स्टॉप हो जाता है, उससे लगता है कि हल्का दर्द स्टार्ट हो गया। बट जब और उठ के हटा चला करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, तो लगता है कि ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा शुभांकर, बाकी और भी ढेर सारी बातें करनी है, अभी हम बात को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी लोगों के लिए सजेशन आपका क्या है, जो लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों से कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऐसे ही बना रहता है, ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है? मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बट आपकी दवा बहुत अच्छी है। तो आपकी दवा में किसी भी डॉक्टर ने मेरा को इतना कम कर मेरा 80% तो कम हो गया, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो आपकी दवाई से चला जाएगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा 100%।
तो इतना दिन मैंने आपकी दवा खाते हुए मुझे बहुत आराम मिला, बहुत आराम मिला। बट पहले तो मैं 1 सेकंड के लिए सीधा होकर बैठ नहीं सकता, तो अभी तो मेरे को टाइम में 1 या 2 बार हल्का दर्द होता है, बट उतना ज्यादा नहीं होता। बट मैं आराम से सोती हूँ, आराम से पढ़ाई करती हूँ, कोई काम मन से कर सकती। पहले तो 1 सेकंड के लिए दर्द कम नहीं होता, बट आपकी मेडिसिन खाते हुए बहुत अच्छा लगा। अच्छा बेटा, तो मैंने ये पूछा आपसे कि आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? ये तो ठीक है, हमने जो भी ये कहना चाहते हो कि होम्योपैथी से आहिस्ता आहिस्ता पूरा ठीक हो जा सकता है। हाँ, क्योंकि बेटा यूट्यूब पे ढेर सारे लोग हमसे सवाल जवाब पूछते हैं कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि डॉक्टर साहब हमने इतने दिन दवा ली, हमने यूरेथ्रोप्लास्टी करवा ली, सब ठीक हो गया। उनका मैंने रिकॉर्ड देखा तो पता चला उन्होंने केवल 15 दिन की दवा मंगवाई थी, उसके बाद तो दोबारा कंसल्टेशन में नहीं आया। फिर ढेर सारे यूरोलॉजिस्ट हैं जो ये बात, एलोपैथिक डॉक्टर ये बात मानते नहीं हैं कि कभी होम्योपैथी से स्ट्रक्चर ठीक भी होता है, चाहे कभी ठीक होने की नौबत भी आती है। तो हमें लगता है कि भाई हम वीडियो क्यों बनाते हैं, इसलिए तो बनाते हैं जो हम पेशेंट हमसे जो बताते हैं, जो फील करते हैं, वही चीज़ें हम लोगों को दिखाते हैं। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो हमें ये लगता है आपकी दवा खाते हुए मैं ये नहीं कहूँगा, बट बहुत लेकिन आपकी दवा खाते हुए मेरे को ये रिसेंट 2-3 महीने में हल्का हल्का प्रॉब्लम बढ़ भी गया था। बट अभी मेरे को 1 मंथ दर्द उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट 1 मंथ पूरा रिलीफ है। माने और लास्ट में हल्का सा यूरिन करते हैं, हल्का सा प्रेशर देना पड़ रहा है, बट दर्द तो नहीं हो, तो पूरा कम हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं लोगों से कि कभी कभी थोड़े अप एंड डाउन होते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, समय दें, समय से इलाज करवाएं, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है ना? हाँ, तो होम्योपैथी से यूरिथ्रिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम पूरा, माने मेरे को विश्वास है मुझे 80% ठीक हो गया। मैं बाकी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बाकी जो हल्का प्रॉब्लम भी रहेगा, कॉन्फिडेंस से विश्वास रख के मेडिसिन खाने से वो भी पूरा ठीक हो जाए। ठीक है शुभांकर, और भी ढेर सारी चीज़ें हमसे बात करनी बेटा, बस 2 मिनट में दोबारा हम कॉल कनेक्ट करें, खास करके जो वो इंटरनल प्रॉब्लम थी। ठीक है, बाकी इस वीडियो को फिनिश करें। 1 सेकंड बेटा लाइन पे ही रहना। ओवरऑल सारी बातों का कंक्लूजन कि सबसे बड़ी बात है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। शुभांकर बाबू का डेडिकेशन लेवल कम मत समझिए। उस बच्चे ने अपना खाना पीना, उसको कई चीज़ें ऐसी पसंद हुआ करती थी जो कि वो जिसके बिना वो रह नहीं सकते थे, लेकिन हमारे कहने की वजह से अपनी बीमारी की दिक्कत को सही करने के लिए उन्होंने उन सारी चीज़ों को रूटीन पे लाया, ट्रैक पे लाया। और यही मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, जब तक पेशेंट का डेडिकेशन नहीं रहेगा तब तक हमारी दवाइयों में कोई ऐसा मैजिक नहीं है जो हम आपको करके दिखा सकें। 2 बातें होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। हमने किसी भी पेशेंट को दवा दी, पेशेंट की बॉडी ने किस तरीके से उसको रिएक्ट किया, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट किस हद तक कितना रहा, उस इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए हम किस तरह की फेवरेबल कंडीशन पैदा कर रहे हैं, और फेवरेबल कंडीशन मतलब डाइट और रेजिमाइन को किस तरह से करेक्ट कर रहे हैं, हमारे इमोशनल लेवल और बाकी हमारा टेम्परामेंट कैसा रह रहा है। ये ढेर सारी चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को डिपेंड करती हैं, यदि वास्तव में सही तरीके से मैनेज किया जाए। और इसीलिए मैंने बोला स्ट्रैटेजी, यदि स्ट्रैटेजी सही रहे, जैसे ऐसा नहीं, शुभांकर भी बीच में कभी कभी बहुत परेशान रहे, नो डाउट, हमें भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो, ठीक ना हो, लेकिन शुभांकर को मैं बोलता गया, शुभांकर करते गए, और समय समय पे जो भी मेडिसिन का इंटरवेंशन हो, कई बार कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ी, लेकिन शुभांकर का डेडिकेशन था जिसकी वजह से आज वो इस कंडीशन में है। उम्मीद करते हैं थोड़ी मोड़ी दिक्कतें बची हुई ठीक हो जाएंगी। शुभांकर से हमने ये भी बोल कर रखा कि फाइनल में भाई आरजीयू करवाऊँगा। 2 मरीजों के आरजीयू की रिपोर्ट हम जल्दी अपडेट करेंगे। एक जसनीत बाबू हैं जो ठीक हो चुके हैं, और एक हमारे यूएई में हमारे पेशेंट, सऊदी अरेबिया में एक पेशेंट है जिनकी आरजीयू की रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है। तो मेन सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन। भाई हम तो बोल ही सकते हैं मरीज़ को, शुभांकर को हमने कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई आप एक बार आरजीयू करवा लेना बेटा, ताकि देख लेंगे सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे दवाइयाँ बंद कर देते हैं। लेकिन करीब 95% पेशेंट जो होते हैं वो आरजीयू के लिए नहीं एग्री करते हैं। वजह, आरजीयू के लिए उनका एक्सपीरियंस बुरा हो रहा होता है, पेन और बाकी सब चीज़ें। जसनीत को भी बहुत पेन हुआ, बहुत परेशान रहा वो बच्चा, लेकिन हमने उसे कॉन्फिडेंस में लिया, दैट साइड उन्होंने प्रोसीड करवाया और आफ्टर दिन सब कुछ ठीक रहा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आरजीयू कभी यूरोलॉजिस्ट नहीं करता है, या फिर आप रेडियोलॉजिस्ट से करवाइए। जो टेक्नीशियन आरजीयू के लिए डाई और बाकी सब इंजेक्ट करते हैं, ये उनका काम नहीं है, यदि वो हाईली क्वालिफाइड या फिर हाईली एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब आप आरजीयू का टेस्ट करवाते हैं, या फिर किसी एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट से करवाइए, और या फिर यूरोलॉजिस्ट खुद करे। टेक्नीशियन काम को थोड़ा गड़बड़ करते हैं। हमेशा डाई का इंजेक्शन बहुत स्मूथली होना चाहिए, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, जिस स्पीड में डाई इंजेक्ट की जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली
हम तो उसकी स्कैनिंग करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कहीं कोई फाइब्रोसिस या फिर कहीं स्पाज्म या फिर कहीं स्ट्रक्चर तो नहीं डेवलप हो रहा है। ज़रूरी चीज़ स्ट्रेटजी सही रहेगी, रिजल्ट सही मिलेगा, बीमारी ठीक होगी। स्ट्रेटजी ठीक नहीं रहेगी, हम कितनी भी अच्छी दवा यूज़ कर लें, पेशेंट कितना भी डेडिकेटेड रहे, नहीं होने वाला है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आप इससे अपडेट होते रहें, बाकी लोगों को भी अपडेट करते रहें।